हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन ऑफ राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, आज जिसका लेक्चर नंबर है 6। अच्छा, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं या फिर जो हमारा स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर से नहीं देख रखा है तो उसका प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्लिक करके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एस्टरीकरण। क्या है? एस्टरीकरण। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये बहुत, एस्टरीकरण, ठीक है। एस्टरीकरण क्या होता है? देखो, ये जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एथिल अल्कोहल के बारे में और एसिटिक एसिड के बारे में, ठीक है, उनके गुणधर्म भी पढ़े थे। अब इसमें क्या करते हैं हम, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल की जब आपस में विक्रिया कराते हैं किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। और इस विक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। देखो बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये ध्यान रखना। तो एसिटिक एसिड क्या है बेटा? CH3COOH, ओके, एसिटिक एसिड। अब अल्कोहल ले लो, C2H5OH, ये आपका अल्कोहल हो गया। अब कोई यहाँ पे अम्ल उत्प्रेरक है तो आप अम्ल लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका जल बन जाएगा, ओके। और ये CH3COOC2H5, ये क्या है? आपका एस्टर है। यानी इस अभिक्रिया में आपको क्या मिला? एस्टर मिला। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? एस्टरीकरण अभिक्रिया। हमने क्या किया बेटा इस अभिक्रिया में? एसिटिक एसिड की अभिक्रिया किससे कराई? एथेनॉल से, या फिर आप अल्कोहल से कर सकते हो। किसकी उपस्थिति में? अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण हो रहा है? एस्टर का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना बेटा? ठीक। अब आगे आ जाओ आप, सावुनीकरण, ठीक। आज बहुत मोस्ट टॉपिक हैं आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंडों को शेयर कर दो, क्योंकि आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से बोर्ड में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सारे दोस्तों को ये वीडियो, ठीक है, भेज दो आप लोग। अब सावुनीकरण क्या होता है? देखो, अभी हमारा यहाँ पे क्या बना? ये एस्टर बना। और हम एस्टर की अभिक्रिया बेटा किसके साथ करा दें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ओके। उसी को हम साबुन भी कह देते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बेटा एस्टर, CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 प्लस किसके साथ अभिक्रिया कराने का बोला था मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ध्यान से समझना, देखो ये जो Na है वो यहाँ आ जाएगा और ये इधर, ठीक है। तो आपका बनेगा क्या? CH3COONA प्लस C2H5OH आपको यहाँ पे मिलेगा। ये क्या है? सोडियम एसीटेट है बेटा। क्या है? सोडियम एसीटेट। और ये आपका एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारा था एस्टर। एस्टर की अभिक्रिया हमने किससे कराई? सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने कराई। किसका निर्माण होता है? सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। देखो सिंपल ही है, अगर आपको लिखना भी है तो यहाँ पे अपन शो करा ही रहे हैं हर चीज़ को, ठीक है, और नोट्स भी हम दे ही रहे हैं।
तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक बार हम और देख लेते हैं। देखो एस्टर की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है। तो किसका निर्माण होता है? सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है, जो क्या है? एक कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। ठीक है, इसको हम साबुन कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। ओके, क्लियर। अब समझते हैं साबुन क्या है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखो साबुन बेटा ये कार्बोक्जिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या है? कार्बोक्जिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है, मतलब लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन। साबुन लंबी श्रृंखला है तभी तो देखो C17H35 COO Na, या तो ये हो सकता है या C17H35 COO Na की जगह आपका K भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। इसको हम सोडियम स्टेरेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको पोटेशियम स्टेरेट बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इसको RCOO भी लिख सकते हो। क्लियर, तो साबुन भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा है अपमार्जक। ठीक है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, अगर साबुन की बात करें बेटा, साबुन कैसे जल में सफाई करता है? याद है, भूल गए? साबुन केवल मृदु जल में सफाई करता है। किस प्रकार के जल में? मृदु जल में। और अपमार्जक मृदु और कठोर जल दोनों में सफाई करता है। इस चीज़ को ऑप्शन बन सकता है आपका, ध्यान से समझना इस चीज़ को। साबुन मृदु जल में सफाई करता है और अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल दोनों में सफाई का कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, कोई जल कठोर किस कारण से होता है? कोई जल अगर कठोर है तो उसमें साफ साफ ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की उसमें अधिकता है। ठीक है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की मात्रा उसमें क्या है? अधिक है, इसलिए वो जल क्या है? कठोर है। क्लियर। अब अपमार्जक हम समझ लेते हैं। अपमार्जक क्या होता है? ये भी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोरेट लवण होते हैं। क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण हैं। समझ गए? ठीक है, अच्छा, इसका भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ठीक, क्या है? CH3 CH2 11 SO4 Na, सोडियम लॉरेल सल्फेट इसको बोला जाता है। ठीक है, अपमार्जक है ये हमारा। आपको बस कितना ध्यान रखना है कि अपमार्जक है क्या और अपमार्जक किस प्रकार के जल में सफाई करता है, कठोर या मृदु। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के जल में सफाई का कार्य करता है। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है बेटा वो है आपका मिसेल का निर्माण। ठीक, क्या है? मिसेल का निर्माण। देखो सबसे ज़्यादा आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो एस्टरीकरण हो गया, दूसरा हो गया आपका साबुनीकरण, यानी एस्टरीकरण साबुनीकरण। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। साबुन और अपमार्जक बहुत रेयर केस होता है कि आपसे पूछे। ठीक है, दोनों मैंने आपको समझा दिया, एस्टरीकरण समझा दिया, साबुनीकरण समझा दिया। तीसरा आपका है मिसेल का निर्माण, जो आपसे पूछा जाता है। क्लियर, इसको देख लो आप। मिसेल का निर्माण, मिसेल का निर्माण। देखो मिसेल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले अपने को साबुन समझ रहा हूँ। देखो साबुन का जो फॉर्मूला था हमारा C17H35 COO Na। ओके बेटा, जिसको हम RCOO Na लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप जल में डालो। ठीक है, कुल मिला के साबुन को जब हम जल में डालते हैं तो देखो होता क्या है, RCOO Na नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव अलग हो जाता है। अब देखो ये, ठीक है, ये साबुन का आयन है भाई। अब R जो है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन वाला भाग है। ठीक, और हाइड्रोकार्बन भाई किस में घुलते हैं? हाइड्रोकार्बन में घुलते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में। अच्छा, ये मैल, चिकनाई, ग्रीस वगैरह इनमें घुलते हैं। तो देखो ध्यान से आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। आप ये भाग कौन सा है?
ये आयनित भाग है, या फिर आप इसको कह सकते हो आयनिक सिरा। यानी साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं, एक जो है वो आयनिक सिरा है, यही सिरा जो COO नेगेटिव वाला है जल में घुल जाता है, इसीलिए इसको बेटा कहते हैं जल रागी। क्या कहते हैं? जल रागी। और ये जो दिख रहा है आर वाला, ठीक, ये क्या है? आयनिक सिरा नहीं है, ये जल में नहीं घुलता है, इसलिए इसको कहते हैं जल विरागी। एक और नाम है इसका, देखो इसको इस तरह भी हम बना सकते हैं। ये ले लो, ठीक है। ये जो आपको इस तरह से पूछ टाइप का दिख रहा है, ये आर ही है, इसको आप हाइड्रो कार्बन पूंछ भी कह सकते हो, ठीक है, कहते भी हैं, लिखा भी है आपकी बुक में। और ये आपका जलरागी या आयनिक सिरा, या आप इसको जल स्नेही भी कह सकते हो बेटा। क्या कह सकते हो? जल स्नेही, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब हम साबुन को किस में डालते हैं? जल में डालते हैं, तो साबुन इस रूप में आ जाता है, ठीक है, RCOO नेगेटिव। तो साबुन के अणु के फिर अब दो सिरे होते हैं एक अणु के। एक ऐसा होता है जो जल में घुल जाता है, जो जल में घुल जाता है, ठीक है, एक जल में घुल जाता है, और जो जल में घुल जाता है उसको बेटा क्या कहते हैं? जलरागी या जल स्नेही कहते हैं। अब एक सिरा ऐसा होता है जो जल में नहीं घुलता, जल में नहीं घुलता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता ये कैसे याद करना है इसको। जल में नहीं घुलता है, और जो जल में नहीं घुलता है उसको क्या कहते हैं? जल विरागी। तो ये घुलता किस में है? ये घुलता है हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन। ये घुलता है मैल में, ये घुलता है ग्रीस, ये घुलता है चिकनाई तेल, ठीक है, इन चीजों में ये वाला घुलता है। कौन? जल विरागी सिरा, मतलब ये वाला, ठीक। अब जब हम क्या करते हैं, साबुन को जल में डालते हैं, उसके दो अणु होते हैं, उसका जो अणु है उसके दो सिरे होते हैं, एक जल में घुल जाता है और एक जल में नहीं घुलता है। अब इसी कारण से देखो, आप एक काम किया हमने, ठीक है, इस कारण से इसमें हमने जल में इनको डाल रखा है। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर जैसे आप कम डालोगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा अगर कम डालते हो तो ये क्या करते हैं ना, साबुन क्या करता है, ये वैद्युत अपघट्य का काम करता है। अगर अधिक मात्रा में साबुन डालते हो तो ये पानी के अंदर इसके गुच्छे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, साबुन के अणुओं के, ठीक है, साबुन के अणुओं के क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं? गुच्छे। और उन गुच्छों में हाइड्रोकार्बन जो सिरा है गुच्छों के अंदर वाले भाग में होता है, और इसी संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं, ठीक है। ये एक विशेष व्यवस्था होती है इनकी, साबुन के अणुओं की, जिसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन पूंछ सिरा क्या होता है? गुच्छे के अंदर वाले भाग में होता है। किसमें? गुच्छे के अंदर वाले भाग में होता है। ये हाइड्रोकार्बन सिरा है अंदर, ठीक है, और ये बाहर क्या है? आयनिक सिरा है। तो ये संरचना किसकी है? ये है बेटा मिसेल की, ठीक। अब कपड़ों की सफाई किस तरह होती है मिसेल से, वो भी यही हम समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। अब देखो आपने ये, अब इसी में क्या किया, कोई कपड़ा डाला, ठीक है, कपड़ा ये डाला, उस पर ये मान लो गंदगी है यानी मैल है। जब आप इसको इसमें डालोगे तो देखो होता क्या है, ये हाइड्रोकार्बन का मैंने बताया था ना आपको सिरा, वो किस में घुलता है? मैल में घुलता है। तो ये हाइड्रोकार्बन सिरा मैल में घुलना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसमें, ठीक है। तो ये आपका ऊपर मैंने आयनिक सिरा बना दिए, ठीक है, जो जल में विलय होता है। अब यही प्रक्रिया बढ़ती जाती है, मतलब ये और ज़्यादा यहाँ पे आते जाते हैं साबुन के अणु, और ये और ज़्यादा घुलते जाते हैं, यानी गुच्छे की संख्या बढ़ती जाती है। देखो ये फिर इस शेप में हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से आप इनका चित्र भी बना सकते हो। अब आपको दिख रहा होगा कि ये धीरे धीरे और यहाँ पे मिसेल वाला पैटर्न बनता जा रहा है और संख्या इनकी बढ़ती जा रही है और अंत में क्या होता है, मैल जो है कपड़े से अलग हो जाता है। यानी इस ये मैल को धीरे धीरे, जैसे ये यहाँ पे देखा हुआ है, जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगती है कपड़े से मैल को ये ऊपर उठाने लगते हैं। क्योंकि ये तो आयनिक सिरा इसका किस में घुला है, जल में घुला हुआ है और मैल में कौन घुल गए, हाइड्रोकार्बन सिरा। तो अब क्या होगा, ये मैल जो है कपड़े से अलग होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली यहाँ पे आप इस चित्र में हम देखेंगे कि मैल जो है कपड़े से अलग हो गया और इसको पानी की धार से हम साफ़ कर सकते हैं। पानी में मतलब साफ़ पानी में अगर इसको धो लें तो फिर ये मैल हट जाएगा और कपड़ा हमारा ये साफ़ हो जाएगा। कपड़े की जगह चाहें तो आप इसको ऐसे बना लो, ठीक है। तो हमने मिसेल को समझ लिया, साबुन सफाई कैसे करता है वो भी समझ लिया, एस्टीकरण समझ लिया, ठीक है। साबुनीकरण हो गया, साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, ये सारी चीज़ें समझ ली। साबुन कैसे जल में सफाई करता है, साबुन मृद जल में सफाई करता है। अपमार्जक कैसे जल में सफाई करता है, अपमार्जक कैसे जल में सफाई करता है, मृदु और कठोर दोनों जल में सफाई करता है। क्या अपमार्जक की सहायता से हम पता कर सकते हैं कौन सा जल मृदु या कठोर? नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो दोनों प्रकार के जलों में सफाई करता है। किसकी मदद से पता कर सकते हैं? साबुन की मदद से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और यहीं तक क्या आपका चैप्टर भी ये फिनिश हो गया। चैप्टर के सारे टॉपिक आपके अब हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो अपना बनाएंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे हैं पिछले भी सारे देख लें, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।